टू माय चैनल। अपन क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे धातु और अधातु। उसमें बहुत सारा अपन ने क्लियर कर लिया, देखो बहुत सारे पढ़ लिए अपन ने। आप पिछले वाले वीडियो देख लेना, मैंने सक्रियता श्रेणी भी बताई है। इसमें कौन किसको विस्थापित कर देता है, कौन सी धातु इंपॉर्टेंट है, कौन सी अधातु इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो उष्मा और विद्युत की चालक होती है। देखो ये सारे अपन ने देख लिए। अब देखते धातु क्या होती है। धातु तत्व होती है, अपने को पता है तत्व क्या होते हैं। एक ही टाइप के परमाणु पाए जाते हैं, उनको तत्व कहते हैं। और जो भी धातु जो तत्व होती हैं वो जो अपनी आवर्त सारणी होती है उसमें धातु अधातु उपधातु ये सारे तत्व कहलाते हैं। जो धातु होती है वो चमकीली होती है, अगाधवर्तनीय होती है, विद्युत की चालक होती है, उष्मा की चालक होती है और ठोस होती है और हमेशा धनायन बनाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देती है धातुओं को। अधातु क्या होती हैं अपने को पता है, ये भी तत्व ही होती है, अधातु भी तत्व ही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर ऋणात्मक आयन आता है। और इनके ज़्यादातर आयतन कोश में 5, 6, 7, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। केवल हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं और ये कुचालक होती है। एक ग्रेफाइट को छोड़कर सारे कुचालक होती हैं। खनिज क्या होते हैं अपने को पता है, अपन ने पढ़ लिया बॉक्साइट और मैग्नीज। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क खनिज का ही पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है जिसमें धातु का शुद्धिकरण अयस्क से ही किया जाता है। सभी अयस्क खनिज ही होती हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी अयस्क खनिज होता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता, क्योंकि अयस्क हमेशा धातु के निष्कर्षण के लाभप्रद हो, वही अयस्क कहलाता है। वह खनिज जो सस्ते विधि से किसी तत्व अयस्क से अपन धातु प्राप्त किया जा सकता है। खनिज से अपन धातु प्राप्त करने के लिए खनिज में बहुत ज़्यादा मिक्सर पाया जाता है, इसीलिए खनिज से अपन खनिज अयस्क होता है वो एक खनिज ही होता है, परंतु जो खनिज होता है वो अयस्क नहीं होता। जो अयस्क होता है वो खनिज से प्राप्त होता है। गेंग अपने को पता है शुद्धियों को बोलते हैं जो खनिज में पाई जाती है, मिट्टी, रेत ऐसी। और धातुक्रम क्या होता है? जो अयस्क से धातु का निष्कर्षण, अर्थात अयस्क में से अपन धातु का शुद्धिकरण करते हैं, धातु अपन को प्राप्त होती है, इस गुण को अपन धातुक्रम कहते हैं। निस्तापन मैंने आपको बता दिया था, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रोसेस को निस्तापन कहते हैं। अयस्क का समृद्धिकरण, अयस्कों में अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करना ही सांद्रण, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। भर्जन, निस्तापन और भर्जन में डिफरेंस आपको पता ही है। वो जो निस्तापन होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और बाकी और कोई फर्क नहीं है। ये वो कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित करती है, सल्फाइड या फिर सल्फेट को ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। धातु का शुद्धिकरण धातु परिष्करण कहलाता है। ये 4 विधियां हैं। आसवन विद्युत अपघट्य परिष्करण, आसवन विद्युत अपघट्य परिष्करण और जौन परिष्करण विधि। पहला भी परिष्करण ही है, ये मिसप्रिंट हो गया है। धातु का संसरण अपन ने पढ़ लिया। धातु का संसरण धातु के क्षय होने की एक धीमी धीमी प्रक्रिया होती है जो अपने आसपास उपस्थित वायु या नमी तथा प्रदूषकों की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु की ऑक्साइड की परत बना लेता है, अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन का, और इसके ऊपर धीरे धीरे उन धातु का क्षय होने लगता है। इसी धातु को अपन संसरण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना लोहे के संसरण का एक उदाहरण होता है। रबड़ का वलनीकरण, अपन रबड़ को सर्प के साथ गर्म करते हैं तो उसकी और उपयोग बढ़ा सकते हैं, अर्थात अपने उस क्वालिटी में और क्वालिटेटिव बनाने के लिए अपन रबड़ में सल्फर मिलाए जाते हैं और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी गुणों में और सुधार लाते हैं। अगाध वर्तनीय तन्यता मैंने आपको बता दिया। मिश्र धातु क्या होती है मैंने आपको बता दिया। धातु को संसरण से रोकने के लिए मैंने आपको बता दिया, रोधी या फिर या तो लैब करके रोधी करके लगा दो या फिर गैल्वनीकरण कर देते हैं। देखो रोधी विधि और उपसर्ग विधि, टीन, कॉपर, क्रोमियम विद्युत लेपन किया जाता है। और दूसरा भी है जो जिंक का, अगर जिंक का करे तो अपन गैल्वनीकरण कहते हैं और बाकी दूसरों का करे तो अपन बोलते हैं विद्युत लेपन। अयस्क की छानने की विधि या फिर अयस्क को सांद्रण या फिर शुद्ध करने की विधियां क्या क्या? द्रव्य चालित ढुलाई, फेन, पल्लवन विधि। ये देखो इसमें इसको जाग विधि भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक पृथक्करण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, बड़ा क्वेश्चन इसका। द्रव्य चालित में तो वही है, जल के साथ इसको गोल अच्छे से कर देंगे, जो भी अशुद्धि होगी वो बाहर निकल जाएगी और जो भारी कण होंगे अपने धातु के तो नीचे ही रह जाएंगे और हल्के कण चले जाएंगे।
और ये झाग पलवन विधि आपको अच्छे से पता होगी। और विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये इसमें चुंबक का यूज लिया जाता है, चुंबक के द्वारा अपन अशुद्धियों को निकाला जाता है। और जो भी धातु होती है, अपने को पता लोहा होता है, वो चुंबक के चिपक जाता है और इकट्ठा हो जाता है। और रासायनिक प्रकरण विधि में रसायन अपन केमिकल के द्वारा अपन इसको शुद्धिकरण करते हैं। अपचयन क्या होता है? धातु यौगिकों से धातुओं को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। अपचयन नहीं होगा, ये प्राप्त करने का प्रक्रम, ये होगा अपना धातु कर्म। धातु कर्म होगा, यहाँ पे गलत है, धातु कर्म होगा। धातु यौगिक से धातु को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपन धातु कर्म कहते हैं। अपचयन तो वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये। दो धातु के नाम लिखिए जिसमें ऊष्मा की सर्वाधिक चालक होती है, कॉपर और चांदी। दो धातु अज्ञात निवर्ती, सोना चांदी। ऐसे दो धातु के नाम लिखिए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम, गैलियम, सीजियम होती है जिनका गलना इतना कम होता है कि थोड़ी सी गर्मी पाते ही वो गल जाते हैं, और वो हथेली के ऊपर रखते ही हथेली की गर्मी से वो पिघल कर लिक्विड बन जाते हैं। उनका गलना भी इतना कम होता है। एक धातु, एक अधातु का नाम बताइए जो कक्ष के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। धातु जो होती है वो पारा होती है, अधातु ब्रोमीन होती है। अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है, आयोडीन। धातु में अधातु किस प्रकृति की ऑक्साइड होती है? जो धातु होता है वो सारी ऑक्साइड बनाती है, और अधातु होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कार्बन के उस अपरूप का नाम बताइए जो अभी तक सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, हीरा। उन दो धातु के नाम बताइए जो पानी में रखने पर तैरते, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो कैल्शियम होता है वो ठंडे जल में तैरता है और मैग्नीशियम गर्म जल में तैरता है। कौन सी धातु है जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। सोडियम और पोटेशियम अपने को पता है केरोसिन में डुबा के रखते हैं क्योंकि वो अतिक्रियाशील धातु होती हैं, जल के साथ या फिर वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। मैग्नीशियम धातु जब हवा में चलती है तो कौन सी लौ की रंग उसके लौ का रंग क्या होता है? हरा और नीला। दो धातु के नाम बताइए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती, एल्यूमिनियम और आयरन। क्योंकि लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है। जो एल्यूमिनियम और आयरन होती है वो पानी से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती, बट जो वेपर होती है उससे अभिक्रिया करती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी, एल्यूमिनियम और आयरन वाला भी। सोडियम क्लोराइड के किस आयनिक बंध होता है? अपने को पता है जो आयन के द्वारा बनते हैं। एक आयन लेन देन जो क्लोराइड होता है, और देखो ऐसे सोडियम के ऊपर तो प्लस होता है, ये माइनस होता है। इनका आयन आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको आयनिक बंध कहते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में होता है। अब देखो इसमें ऑक्सीकरण और इसका पता चलता है। जो Fe और एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या होगा? अब इसमें अपचायक होगा। क्यों? जो ये एल्यूमिनियम होगा अपने यहाँ पे, जो एल्यूमिनियम होगा वो अपचायक होगा। क्यों? तो आपको पता रहना चाहिए जो अपचायक होता है क्या करते हैं, वो खुद का तो ऑक्सीकरण करते हैं और दूसरी धातुओं का अपचयन करते हैं। तो क्या हो गया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गया, इसका खुद का तो ऑक्सीकरण हो गया और इसमें ऑक्सीजन हट गई, इसका अपचयन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो अपचायक का काम कर रही है। उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर इसी धातु का निष्कर्षित किया जा सकता है। विद्युत अपघटनी अपचयन। इसमें क्या होता है? जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा अपन निष्कर्षित किया जा सकता है। क्योंकि थोड़ी कम अभिक्रियाशील होती है उनमें तो अपन वो लगा सकते हैं दूसरे अपन की जो निस्तापन और भर्जन वाली जो कार्बोनेट और सल्फोनेट आयनों को अपन ऑक्साइड में बदल कर अपन कर सकते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम हो गए, उनको विद्युत अपघटनिक अपचयन से किया जाता है। धातु के निष्करण में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले सस्ते अपचायक का नाम बताइए। जो कार्बन होता है वो सबसे सस्ता अपचायक होता है। विद्युत अपघटनी परीक्षण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? शुद्ध धातु की इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? मैंने आपको बता दिया जो शुद्ध धातु की होती है उसको कैथोड बनाया जाता है, जो अशुद्ध धातु होती है उसके एनोड बनाया जाता है। कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस पॉजिटिव होता है।
तांबे के विद्युत अपघटन परीक्षण में उपयोग होने वाले विद्युत अपघटक का नाम बताइए। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। विद्युत अपघटक अर्थात धातु का विलयन, लवण का विलयन, उसको विद्युत अपघटक कहते हैं। अमलगम, अपने को पता है अमलगम किसको बोलते हैं, पारे को बोलते हैं। और नहीं, अमलगम जो होती है पारे से बनाई जाती है, पारे की मिश्र धातु को अपन अमलगम कहते हैं। लोहे से स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लोहा अपने को पता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसी में क्या क्रोमियम या फिर कार्बन मिलाकर इसको ठंडा नहीं, इसको थोड़ा कठोर बनाया जाता है। मिश्र धातु अपने को पता है, अपन ने देख लिया, जो स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल और सोल्डर, ये सारे क्या होती हैं, मिश्र धातु होती है। तांबा और जस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम पीतल, तांबा और टिन से बने हुए मिश्र धातु का नाम कांसा, टिन और शीशे से बने हुआ मिश्र धातु का नाम सोल्डर। और ये तो आपको याद अच्छे से हो जाता है, पिताजी याद रखना आपको, पिताजी। जो पीतल है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है, पिताजी। सोल्डर का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अपने को पता जो 24 कैरेट सोना होता है वो काफ़ी नरम होता है, सॉफ्ट होता है, उससे आभूषण बनाने में उपयोग नहीं लिया जा सकता, इसलिए उसमें ये तांबा मिलाया जाता है। ये देखो नीचे दिया हुआ तांबे वाला क्वेश्चन। अब वो क्या बोला इसने कि धातु के विद्युत अपकरणीय परीक्षण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलेय अशुद्धियों को क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। जो अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं उनको एनोड पंख कहते हैं। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं।